हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस सवाल पे एंड किया था और मैंने आपको ये दिया था होमवर्क कि आप ट्राई करो। उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर पिक्चर क्लियर नहीं हो तो मैं एक बार फिर से इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। 3 चार्जेज हैं और ये ट्रायंगल, शायद मैंने उस समय इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में मेंशन नहीं किया था, लेकिन फिगर में ये क्लियर है कि ये और ये तीनों साइड्स समान लंबाई के हैं, समान लेंथ के हैं और उस हिसाब से हमें यहाँ पे सेंटर पे, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जो चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स निकालना है। सवाल काफ़ी आसान है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज है यहाँ पे। इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये तीनों फोर्सेज को अगर हम जोड़ दें तब हमारे पास आएगा नेट फोर्स। क्या आएगा? नेट फोर्स आएगा। कैसे होगा? इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालते हैं। कैसे निकलेगा फोर्स? इन दोनों की वजह, अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर पता हो, नहीं भी पता है, मैं बता रहा हूँ कि सेंटरॉइड का जो डिस्टेंस होता है वो तीनों वर्टिसेस से, यानी कि यहाँ से इसको मैं ए बोलूँ, इसको मैं इसको ए नहीं, ये बी है, इसको मैं बी बोलूँ, इसको मैं ए कहूँ और इसे मैं सी कहूँ, तो ए बी और सी से तीनों जगह से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है, मैं आपको क्लियर पिक्चर में बता दूँ। मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस सेम है। तो अगर ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा इधर की तरफ, इसकी वजह से लग रहा होगा इधर की तरफ। दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में होंगे बराबर। कैसे? यहाँ पे तो चार्ज है कैपिटल क्यू, इसकी वजह से जो फोर्स अगर मैं लिखूंगा वो लिखूंगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और सेपरेशन मान लो आर है तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ का सेपरेशन अगर आर है तो आर स्क्वायर लिखूंगा। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, उसी तरह से इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को भी निकाला जा सकता है। दोनों ही फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। अच्छा, ये दो फोर्स, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 120 डिग्री। कैसे? देखो, है तो ये इक्विलैटरल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो थोड़ा इस पे फोकस करो। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको फोकस करो ऐसे। देखो, तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री, बाकी जो बच गया तभी तो 120 डिग्री होगा। तो ये 120 डिग्री है, तो इधर और इधर इसके बीच का एंगल भी 120 डिग्री। समझ में आई बात? ये एंगल 120 डिग्री, तो ये भी 120 डिग्री। ठीक है। और अगर 120 डिग्री पता है आपको तो आसानी से दो फोर्सेज बराबर है, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, दोनों का रिजल्टेंट बीच में ऊपर की तरफ। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? कितना रिजल्टेंट आएगा? अगर आप सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा एफ मतलब यही। ठीक है। और एक ऊपर से भी था, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब सिचुएशन था ऐसा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस भी था आर, है ना? डिस्टेंस आर था इसके उसके बीच का। मतलब इन दोनों के बीच भी फोर्स निकालने जाओगे तो वो हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो खुद से सोचो, इसके और इसकी वजह से फोर्स ऊपर की तरफ एफ, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फोर्स नीचे की तरफ एफ, कैंसल आउट, मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा नेट फोर्स? एक्टिंग
ऑन द चार्ज एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल वुड बी 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4 चार्जेस, 4 चार्ज दिए हुए हैं, Q1 Q2 QA QB QC और QD, ये अलग अलग कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, और व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे लगने वाले फोर्स को दिखाना है, और यहाँ पे कितना फोर्स चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कितना रखा हुआ था, +2 माइक्रोकूलम। यहाँ रखा हुआ था -5 माइक्रोकूलम। यहाँ रखा हुआ था +2 माइक्रोकूलम। यहाँ रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम। अब देखो ये सवाल अगर मानने जाओगे तो इसकी वजह से यहाँ निकालोगे, 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 4 फोर्सेज निकालने पड़ेंगे। बट थोड़ा दिमाग लगाओ, ये डिस्टेंस जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, क्योंकि है ये स्क्वायर। ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ। डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड देखो तो इस जो चार्ज जितना है यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अगर लिखने जाओगे मैग्नीट्यूड तो लिखोगे K इंटू 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई r²। ये लिखोगे मैग्नीट्यूड, तो यही लिखोगे ना। इन दोनों के लिए भी तो यही मैग्नीट्यूड लिखोगे, मतलब ये और ये दोनों फोर्सेज जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसल आउट। उसी तरह से ये और ये भी एक दूसरे को करेंगे कैंसल आउट। क्यों? ये इसको करेगा रिपेल, ये इसको करेगा रिपेल, डायरेक्शन अपोजिट। और यहाँ भी 2 कूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, एक दूसरे को रिपेल करने वाले फोर्स लगाएंगे। मतलब ये इस पर जितना फोर्स, ये इस पर जितना फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, ये इस पर उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। नेट फोर्स कैंसल आउट, नेट फोर्स 0। ठीक है, पढ़िए यहाँ पे, ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। देखो चीज़ें और भी डिटेल में की जा सकती थी, बट मेरा फोकस है चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ना। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत सिंपल, एक बात बताओ, अगर कहीं आग जल रही है तो आग अपने चारों तरफ किस प्रभाव को स्थापित करता है? आग के चारों तरफ क्या महसूस करेंगे? ठंडक तो महसूस करेंगे नहीं भाई। आग अपने चारों तरफ किस प्रभाव को फैलाता है? गर्मी फैलाता है। तो जैसे आग अपने चारों तरफ एक प्रभाव स्थापित कर रहा है, गर्मी, हीट, हॉटनेस, उसी तरह से चार्ज भी अपने चारों तरफ एक प्रभाव स्थापित करता है। आग जो अपने चारों तरफ जो प्रभाव स्थापित कर रहा है उसे मैं हॉटनेस बोल रहा हूँ। तो चार्ज अपने चारों तरफ जो प्रभाव स्थापित करेगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब कोई सी चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ पे उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। अब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं ये कैसे पता लगेगा? तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं ये पता करने के लिए वहाँ पर जा करके रखेंगे एक चार्ज को। अच्छा, दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके रखोगे, अगर उस चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं उससे पहले बताना चाह रहा हूँ, 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग फील्ड लाइन इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई बाहर की तरफ आउटवर्ड दिखाई जाती है। नेगेटिव चार्ज के लिए ये इनवर्ड दिखाई जाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जैसे आग अपने चारों तरफ प्रभाव फैला रहा है वैसे ही चार्ज भी अपने चारों तरफ प्रभाव फैला रहा है। जैसे जैसे आग के नज़दीक जाओगे आग का प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा, वैसे ही जैसे जैसे चार्ज के नज़दीक जाओगे
चार्ज का प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा। तो चार्ज का प्रभाव कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कितना है, ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं मान लो एक चार्ज लिया Q, और इस चार्ज की वजह से मैं जानना चाहता हूं कि भैया इस चार्ज का प्रभाव इस जगह पर कितना है, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं P, इस पॉइंट P पर इस कैपिटल Q चार्ज का प्रभाव कितना है। तो किसकी वजह से प्रभाव जानना चाह रहा हूं? कैपिटल Q की वजह से। जिसकी वजह से प्रभाव है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं उसे? सोर्स चार्ज। जहां प्रभाव निकालना है, यहां निकालना है, तो यहां प्रभाव है या नहीं ये पता करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा चार्ज ला करके रखेंगे। जिस चार्ज को ला करके रखा क्या रहा है, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। देखो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया जा सकता है, लेकिन जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना हो या निकालना हो तो हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही चुनते हैं, और बहुत छोटा चुनते हैं, बहुत छोटा, क्योंकि इसका भी तो कुछ प्रभाव होगा ना, इस चार्ज का भी तो कुछ प्रभाव होगा। इस चार्ज का कुछ प्रभाव इसके प्रभाव को थोड़ा बहुत तो प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए इसे बहुत छोटा लेते हैं, बहुत छोटा चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो डिफाइन कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है E इक्वल टू उस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा F डिवाइडेड बाई Q। डिफिनीशन भी यही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स निकालने जाऊँ, मान लो ये R डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा होगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। लेकिन ये तो फोर्स लग रहा है वो Q चार्ज पर, स्मॉल q चार्ज पर लग रहा है। 1 कूलम चार्ज पर कितना लगेगा? तो 1 कूलम चार्ज के लिए फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे? स्मॉल q से डिवाइड करेंगे। समझ में आई बात? क्या करेंगे? फोर्स को डिवाइड करेंगे स्मॉल q से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई स्मॉल q। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई, अच्छा देखो इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0। ये ज़्यादा बेहतर फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को इतने डिटेल में नहीं लिखा जाता है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि अगर टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा अगर रखोगे तो उस पॉइंट पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर फोर्स डिवाइडेड बाई Q इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। यही फॉर्मूला है। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम लोग। E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई Q। E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई Q, और अगर Q से डिवाइड करोगे तो E का वैल्यू भी आ जाएगा, K कैपिटल Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे Q है टेस्ट, Q है आपका सोर्स चार्ज, यहाँ पे स्मॉल q है टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? E इक्वल टू हमारे पास आया है F डिवाइडेड बाई Q। F का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, या आगे जाकर एक और यूनिट पता चलेगा आपको, वोल्ट पर मीटर। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या उस पॉइंट पर फोर्स निकाल सकते हैं? कहने का मतलब है, ऐसे ऐसे सोचो, किसी पॉइंट पर 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स पता है, मतलब क्या पता है? किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स पता है, मतलब क्या पता है? हाँ, मतलब उस पॉइंट पर क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक कूलम चार्ज पर 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 1 कूलम चार्ज पर 4 न्यूटन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 4 न्यूटन पर कूलम। अब 4 न्यूटन पर कूलम 1 कूलम पर फोर्स है। अगर बोलेगा कि उस पॉइंट पर मैं 2 कूलम चार्ज रखूंगा तो फोर्स कितना लगेगा? 1 कूलम रखने पर 4 न्यूटन, 2 कूलम रखने पर 8 न्यूटन। इसका मतलब है कि फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। ठीक है, यहाँ याद रखना ये चार्ज Q विथ साइन है, विथ साइन लेते हैं। इसका सीधा मतलब, इसका मतलब ये आएगा कि अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है
और यहाँ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव चार्ज रखेंगे तो निगेटिव साइन को उल्टा कर देगा, डायरेक्शन को उल्टा कर देगा, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखना है। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में, ध्यान में रखना है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है हम लोग को पहले ही से। पॉइंट चार्ज, अगर ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आसानी से बताया जा सकता है ना। देखिए कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये तो पहले ही बताया, अभी तुरंत बताया भी मैं इस पर, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? सोचो सोचो। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझो एक सेटअप, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक सेटअप समझो। जैसे कैसा सेटअप है ये? दो चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड सेम, पोलैरिटी अलग। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं अभी यहाँ पे, -2 कूलम और +2 कूलम, इसमें से कौन सा चार्ज बड़ा है, कौन सा चार्ज छोटा है? +2 कूलम चार्ज बड़ा है। अच्छा बराबर है, हाँ। असल में दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड है बराबर, बड़ा और इन दोनों में कौन बड़ा है? नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं पूछा जा सकता है, ये गलत सवाल है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड है सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और अलग क्या है? पोलैरिटी अलग है, टाइप अलग है। अगर पूछा जाए क्या ये दोनों चार्ज में कौन बड़ा कौन छोटा है, जवाब है नहीं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे ही दो चार्ज लेने हैं, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड सेम और पोलैरिटी अपोजिट, और उन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन होना चाहिए। इस सेटअप को ही बोलते हैं डाइपोल। दो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन पोलैरिटी, इस सेटअप को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल। तो डाइपोल क्या है? एक सेटअप है जिसमें दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन पोलैरिटी, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को वेरी स्मॉल डिस्टेंस से या शॉर्ट डिस्टेंस से हम लोग सेपरेशन पे रखते हैं। इसे हम लोग 2a लेते हैं, आप चाहे तो इसे d भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा आस्था है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं एक टर्म से जिसे बोलते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2a। मतलब कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यूनिट क्या होगा इसका? कूलम्ब मीटर। यूनिट क्या होगा इसका? कूलम्ब मीटर। समझ में आई बात? अब एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई दो चार्ज हैं ऐसे रखे हुए, तो इसमें आपको बताइए टोटल चार्ज कितना है और डाइपोल मोमेंट कितना है। अब खुद से सोचो, दोनों चार्ज तो पोलैरिटी तो सेम है, पोलैरिटी सेम है, हाँ पोलैरिटी तो अलग अलग है, और पोलैरिटी अलग अलग है, तो दोनों चार्जेस को अगर जोड़ दोगे तो जोड़ने पर क्या आएगा? दोनों चार्जेस को जोड़ दोगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? यानी कि डाइपोल पर टोटल चार्ज क्या होता है? 0। ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। डाइपोल पर टोटल चार्ज 0, डाइपोल पर टोटल चार्ज 0, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ो 0। अब अगर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है, एक चार्ज का पोजीशन दिया हुआ है 0 0 -15, मतलब जेड एक्सिस पर -15 सेंटीमीटर पर है एक यहाँ पे, और एक जेड एक्सिस पर +15 मीटर पे, मतलब एक -15 पर एक +15 पर। एक जेड एक्सिस पर सेंटर से, ओरिजिन से जेड एक्सिस पर 15 सेंटीमीटर पीछे है, और एक जेड एक्सिस पर 15 सेंटीमीटर आगे है। दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारा जो 2a दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2a। अब हम आसानी से डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, P इक्वल टू डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का इंटू a, डाइपोल मोमेंट निकल गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब हमारा जो अगला टारगेट है वो है डाइपोल
की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब जो है जितने भी डेरिवेशंस होंगे वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सही थे, उन आइडियाज़ का, उन कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें सिर्फ डेरिवेशंस हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस पार्ट में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो आपका होमवर्क है, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट पार्ट में इसको भी कंटिन्यू करूँगा। आपका सवाल है, आपके लिए सवाल है, आपको बताना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट। डायमेंशनल फार्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा और आगे सारे डिस्कशन होकर के ख़त्म करूंगा मैं इसको, ठीक है।